नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर हाल ही में कोई भी आपका टेस्ट लिया गया है और उसके कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष आए हों तो आपको दुविधा हो रही हो, आपको परेशानी वहां पर हो रही हो कि सर इनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स क्या होगा और वहां पर आंसर्स जो होने हैं उनका स्पष्टीकरण क्या है, ये सही है या नहीं। आंसर की तो आपको मिलती है, तो हाल फिलहाल हम ऐसे ही वहां पर एक टेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही वहां पर एक इंग्लिश तक की बात वहां पर करते हैं। ऐसा देखा गया है कि बच्चा टेस्ट में बैठ तो जाता है, आंसर की भी उसे मिल जाती है। आंसर की मिलने ये नहीं हो पाता है कि मैंने जो वहां पर आंसर दिया है, ठीक है, वो आंसर और आंसर की में आया हुआ आंसर वो दोनों हैं मिसमैच हो रहे हैं। तो बच्चे को लगता है कि मेरे वाला सही और आंसर की वाला गलत है। ये एक ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है, जो हर जगह हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर बात क्या करना चाह रहे हैं, अभी अभी लाइब्रेरी स्पेशल बैच में आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया गया था इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए आगामी जो भर्ती है आपका वहां पर जो सामान्य शिक्षा है उसके अंदर, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें टोटल जो वहां पर सवाल दिए गए वो 75 दिए गए आपका हाल ही में, उन बच्चों को अलग से देखने के लिए कि बच्चे कितनी तैयारी करते हैं। तो 75 सवालों के अंदर से वहां पर 25 सवाल हैं वो आपके अलग सेक्शन के थे, 50 सवाल आपके अलग सेक्शन के थे। 25 जो थे वो आपके जीके वाले के, मतलब जनरल नॉलेज और अवेयरनेस वाले के थे, और जो 50 सवाल आपके पास में वो केवल इंग्लिश के थे। और 25 जो आए थे उनमें से भी 2 सवाल हैं वो वहां पर किसके रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। तो टोटल अपन देखते हैं तो करीब करीब हमारे पास में 50 से 52 सवाल होते हैं। अब एक साथ इतनी लंबी क्लास के अंदर 50 से 52 सवाल निकलवाऊं तो आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करेंगे। इनमें से अपन ने सवाल अलग अलग छांट लिए, उनके कुछ टुकड़े वहां पर कर दिए, और जो टुकड़े हमने वहां पर किए हैं उनमें देखें तो वहां पर 1 बाय 1 अपन देखेंगे और थोड़ा सेगमेंट्स में, शिफ्ट्स में उनको अपन निकालना चाहेंगे। तो लीजिए फिर अपना पहला सवाल, इसके सेगमेंट्स अपन बनाएंगे। मेरी ये इच्छा रहती है कि आपको मैं एक लेंदी क्लास के थ्रू ज्यादा बोर ना करूं। दिक्कत क्या आती है कि एक साथ आप ज्यादा मटेरियल पढ़ते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका क्या है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें पढ़ते चले। अब कई बार बच्चे ये कहेंगे सर ये तो आप व्याख्याता का करवा रहे हो। तो बहुत सारे सवाल बेटा जी ऐसे होते हैं जो हर एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे ग्रामर है, मैं पहला सवाल आपको निकाल के बताता हूं, पेपर में उसका सीक्वेंस है वो वहां पर ये ऐसा मिला होगा, ठीक है, लेकिन रियल में अपने लिए पहला हो जाएगा। अब ये सवाल आप देखते हैं तो ये डिटर्मिनर का है, आपकी सिंपल भाषा में आर्टिकल का, ये किसी भी एग्जामिनेशन में आता है आपका, तो इसलिए इसमें कहीं पर तकलीफ वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। इस ब्लैंक MA इन इंग्लिश कि वह आंग्ल भाषा में क्या है आपके MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है। अब इसमें मुझे इनमें से चूज करना है AN और द। तो कोई भी मेरे पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई उपाधि वगैरह है, तो उसमें आर्टिकल पूछा जाता है तो जनरली उसमें A या N अप्लाई होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब एक चीज ये देखनी है कि अगर मैं यहां पर आर्टिकल्स की बात करता हूं और उसमें मेरे पास में कौन सा आर्टिकल बेटा चाहिए आपका, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, तो इंडेफिनिट में मैं 2 को शामिल कर लूंगा, A को शामिल कर लूंगा और आपका N को शामिल कर लूंगा। ठीक है, और A को शामिल करता हूं तो A मेरा तब यूज होता है जब मेरे पास में साउंड कौन सा आएगा, वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है आपका, व्यंजन ध्वनि है। और N की बात करूंगा तो N मेरे पास में तब आएगा जब वहां पर हम उसे किस में लेकर जाएंगे, आपका वाउल साउंड में। वाउल का मतलब स्वर ध्वनि में आएगा। ठीक है, स्वर ध्वनि के मायने क्या होते हैं, जब अपने पास में पैटर्न ऐसा आता है, कौन सा, ए आ ई ऊ इत्यादि। ठीक है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो यहां पर टर्म बताओ क्या आएगा, क ख ग घ, इस तरीके से ये वहां पर आपका चलने वाला रहेगा। क्लियर। अब इन चीजों में जब आप बात कर रहे हैं तो यहां आते आते आपको ये चेक करना है कि ये मात्र, ठीक है, इसे क्या पढ़ना है आपका MA। अगर ऐसा पढ़ते हैं तो यहां शुरू में साउंड क्या है, A है, ए आ ई ऊ ए आई। तो ये कौन सा साउंड है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है कि वाउल साउंड है, ये भी सुन लीजिएगा। इसका उच्चारण वोवल नहीं होता है, वोवेल नहीं होता है, क्या होता है, वाउल होता है। ठीक, तो यहां इसके अकॉर्डिंग अपन लेना चाहेंगे तो इसमें A की बजाय क्या रहेगा आपका, N रहेगा। और ये नीचे वाले हैं, कोई एसोसिएशन यहां पर रखना नहीं है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये क्वेश्चन केवल एक विशेष प्रकार के बच्चे का नहीं बल्कि जनरलाइजेशन में सभी बच्चों का वहां पर काम में आने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
ब्लैंक स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पर लगा हुआ एक टांका 9 टांकों से बचा देता है। जरूरत के वक्त पर अगर कोई आपकी हेल्प करता है, कोई आपकी सहायता करता है, तो उस वक्त आपको किसी अन्य से किसी प्रकार की मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वक्त पर काम आए, भले ही वो इतना सा क्यों ना हो, इतने जितना काम करेगा। सपोज करें कि आप डेजर्टेड एरिया में हैं और वहां पर आप हमेशा से एक्वाफीना या फिर आपका वहां पर बिस्लेरी टाइप का वाटर पीते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में आरओ का पानी वहां पर पीते रहते हैं, लेकिन अगर वहां आपको प्यास लगी, ये चीजें उपलब्ध नहीं है, तो सामान्य से सामान्य पानी, यहां तक कि वह पानी जो कि पशु पीते हैं वो भी आप पिएंगे तो वो आपको अमृत से कम नहीं लगेगा। तो ये कहावती अर्थ है। और जब प्रोवर्बियल सेंस आता है, इडियोमेटिक सेंस आता है या फिर कहावती अर्थ आता है, तो ऐसे सेंसेस में बेटा जी हमें यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए अंदा कोई सा भी लग सकता है, लेकिन जब पेपर सेटर हमसे पूछना चाहेगा तो मेनली इसमें या तो ए पूछेगा या फिर आपका एन पूछेगा। वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? साउंड के अकॉर्डिंग आएगा, आपकी ध्वनि के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां जो साउंड आपको दिया जा रहा है, ये साउंड ऐसा ही तो मिलेगा, क्या बनेगा आपका? स्टील मिलेगा। ठीक है, इसे अगर फोनेटिकली में लिखना चाहूं तो फोनेटिकली इस तरीके से वहां पर ये साउंड आपके समक्ष आ जाएगा। वहां पर चलो फोनेटिकली छोड़ दीजिए, अलग लेंगे तो इसमें शुरुआती साउंड ई नहीं है, क्या है? स है। और यहां पर ये जो आ रहा है ना, ये हिसिंग साउंड है, सिस्कार ध्वनि है, और इस ध्वनि को काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए यहां साउंड ई की बजाय क्या माना जाएगा? आपका स माना जाएगा आपका। अब ऐसे पार्ट के अंदर आप लेते हैं तो ये जो स साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब बेटा जी कैसा होगा? आपका व्यंजन ध्वनि होगी, और व्यंजन ध्वनि आते ही आप वहां पर कराएंगे, आपका ए लेकर आएंगे बजाय किसका? एन का। पहली बात प्रोवर्ब है आपका, मतलब कहावतीय अर्थ है, और दूसरी बात साउंड के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये चीज वहां से हट जाएगी। अब आप लोगों को यकीन होगा कौन सा? कि सर यहां पर जब आप हमें बता रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे काम की हैं। और इसीलिए कि कई बार आपका जो भी क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, गाहे बगाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये चीज कहीं भी आपके काम में आ सकती है। ये मैं थोड़ा सा आपका चेंज करते हूं ताकि आपको वहां पर समस्या ना हो। जैसे अपन सवाल निकाल रहे हैं तो आज का ये दूसरा जाएगा, यहां पर ये वाला आप लेते हैं तो ये मैं नंबरिंग इसलिए चेंज करूंगा ताकि आपको जो पेपर वाली नंबरिंग है इशू ना मिले, आप उससे परेशान वहां पर ना रहें। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था बेटा जी? वहां, ठीक है, पहले वाला सवाल वहां पर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ अपना क्वेश्चन नंबर 3 ये देख लीजिए। अब ये जो तीसरा सवाल आपके पास में आ रहा है, इस तीसरे सवाल पे आप गौर करिएगा। आप देखेंगे तो ये सवाल आपको किससे जुड़ा हुआ मिलेगा? डिटर्मिनर मिलेगा। आर्टिकल है वो भी अपने आप में क्या होता है बेटा? डिटर्मिनर ही तो होता है। और ये हर किसी एग्जामिनेशन में जहां पर जनरल इंग्लिश लग जाता है सब जगह आपका काम आने वाला रहता है। सवाल क्या है? मे आई आस्क यू ब्लैंक क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? तो यहां पहली बात कि ये जो आपके पास में शब्द आया क्वेश्चंस, ये कैसा है बेटा जी? आपका काउंटेबल है। काउंटेबल के मायने क्या होते हैं? गणनीय है, संख्यावाची है। और काउंटेबल के अंदर भी ये अपना पैटर्न कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो यहां आप अगर चेक करते हैं चीजों में से देखिएगा, ये ए कैसा है? एक वचन नहीं आएगा। साथ में आइदर कैसा है? सिंगल, एक वचन नहीं आएगा। एनी 99.99% 99.99% सिंगुलर ही रहना है, तो इसका यहां यूज नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही किसमें जा सकता है? प्लूरल में जा सकता है। और एनी क्या करता है? बहुतों में से एक चूज करता है। तो आप ये बताएं यहां पर कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूं, मतलब एक सवाल है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। किसी बच्चे ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया और ऑब्जेक्शन के तहत उन्हें लगा कि एनी क्यों नहीं, तो एनी का इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, यहां पर अगर मैं देखूं तो आपके पास में प्लूरल काउंट रूप में केवल ये बचेगा, कौन सा? ए फ्यू बचेगा। ये प्लूरल भी है, काउंटेबल भी है। तो जो चीज लिखी है वही चीज को यहां भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर एफ्यू इसका मीनिंग क्या है?
फ्यू के परिवार का सदस्य है। फ्यू का मतलब होता है नए के बराबर या नगण्य। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े लेकिन कम, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़े लेकिन आवश्यकता अनुसार की बजाय पूरे। जितनी संख्या उपलब्ध है उतनी पूरी की पूरी संख्या, वो किसमें है? द फ्यू में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अपन एक छोटा सा क्लासरूम है, उसमें 40 बच्चे अपन पढ़ाते हैं, तो 40 के 40 बच्चे पूरी स्कूल के, पूरी कॉलेज के, पूरी इंस्टीट्यूट के तो नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर आपका वॉल्यूम का डिस्टर्बेंस आया तो उसको मैंने चेक किया है बीच में, इसीलिए मैं आपका रुका, थोड़ा सा आवाज का इशू आया। तो अपनी बात यहां चल रही थी बेटा कि अगर आप यहां पर बात करते हैं किसकी, कि भाई फ्यू, एफ यू और द फ्यू की, तो मैंने एग्जांपल आपको ये दिया था कि अगर मान लीजिए कि 40 बच्चे वहां पर हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो उस इंस्टीट्यूट या उस कॉलेज या उस स्कूल के पूरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन जितनी संख्या उपलब्ध वो सारी है, वो 40 के 40 द फ्यू है। उसमें से मान लीजिए किसी वजह से 20 आए, 22 आए, 28 आए, 32 आए, 12 आए, 15 आए, लेकिन क्लास अभी लगने की कंडीशन में है, तो वो एफ यू है। अगर आपने ये कह दिया कि कल आपका हॉलीडे है, छुट्टी रहेगी, और उस वक्त एक या दो बच्चा एब्सेंट था, वो तो अगले दिन आ गया, और बाकी जिनको सूचना मिली वो वहां पर नहीं आए, वो किस में चले जाएंगे? आपके वहां पर फ्यू में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो अप्रोच होती है वो फ्यू, एफ यू और द फ्यू में आती है। जब मैं थियरी में आपको डिटर्मिनर्स बताऊंगा तब ये सारी चीजें आपकी चलकर आएंगी। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए कि कोरेस एक ब्रांड है, एक चौक बनाने वाली कंपनी है आपका, उसमें एक पैकेट में 144 चौक्स हैं। अब इतनी है कि वो पूरी की पूरी कंपनी की नहीं है, पूरी की पूरी किसी स्टेशनरी शॉप की नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी पूरी है, वो क्या है? द फ्यू है। अब उसमें से आपने काम में लिया, 82 बची, 88 बची, 94 बची, 74 बची, 62 बची, अभी भी काम आ रही है, तो ए फ्यू है। लास्ट में इतने छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, ठीक है, जिन्हें यूज करना दूर की बात, ढंग से टीचर के हाथ में पकड़ भी नहीं आती हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? आपका फ्यू कहेंगे। तो अब अगर आप सामने वाले से प्रश्न पूछेंगे, जितने आपके प्रश्न है सारे एक साथ पूछ लेंगे? नहीं। या नए के बराबर पूछेंगे? नहीं ना। कैसे पूछेंगे? आवश्यकता अनुसार पूछेंगे। तो फ्यू, एफ यू और द फ्यू में से अगर मैं यहां पर लेना चाहूं बेटा जी, तो आप इजीली मुझे बता सकते हो यहां इस टर्म में क्या आना चाहिए? आपका एफ यू आना चाहिए। अब जो कंफ्यूजन बच्चे का है ना एनी वाला, तो मैं फिर कह रहा हूं रेयर केसेस होते हैं जहां पर एनी किसके साथ में काम आ सकता है? आपका काउंटेबल प्लूरल में। तो आप जब उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का जो सेंस होता है, जो माइनस पॉइंट होता है, जो डीमेरिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ही वहां पर एनी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। जब इस सवाल ये मैं इसका आपका नंबरिंग सेट करूं तब तक आप इसका आंसर निकाल दीजिएगा। ये आज अपना कौन सा है? वहां पर नंबर 4 का सवाल है। देखें जरा इसमें सवाल आपका क्या बनता है। सवाल ये बना, ब्लैंक मैन वॉज किल्ड इन द रोड एक्सीडेंट। ये यहां पर आपका बनता है। अब इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो एक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। कौन सी चीज? देखना बेटा जी आपका वहां पर कि अपने पास में मैनी है। मैनी का यूज उन संज्ञा शब्दों के साथ करेंगे जो अपने आप में प्लूरल हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन है, और बहुवचन होने के साथ में कैसे हैं? आपके काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब गणनीय है, संख्यावाची है। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा जी, यहां पर जो मैन है MAN वो सिंगुलर है, एक वचन है, और साथ में कैसा है आपका? काउंटेबल। तो ये तो नहीं आएगा, ये तो तब आता ना जब यहां पर ये बहुवचन होता। तो MAN तो एक वचन है, नहीं आएगा। अगली बात ये देखिएगा, अपने पास मच है। मच का यूज कब करते हैं? जब मेरे पास होना तो सिंगुलर चाहिए, एक वचन, लेकिन सिंगुलर के साथ में बेटा जी ये काउंटेबल नहीं होगा। बताओ ये कैसा होगा? आपका वहां पर अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय होगा, मात्रा सूचक होगा, ठीक है। तो आदमी तो काउंटेबल है भाई, कहीं पर भी मात्रा की बात तोलने, मापने, नापने ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो ये चीज भी बाहर हो जाएगी। कौन सी वाली? की मच वाली। अब अगली चीज, एनी का यूज अपन कहां करते हैं? जनरली जहां पर अपना सेंस या तो क्या होना चाहिए? आपका नेगेटिव, नकारात्मक होना चाहिए, या फिर नेगेटिव के अलावा यहां कैसा हो सकता है? सेमी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, अर्ध नकारात्मक होना चाहिए, या फिर अपने पास में क्या हो सकता है? ऐसा सेंटेंस जो कि आपका इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक में भी कोई रिक्वेस्ट वहां पर होनी नहीं चाहिए। विदाउट रिक्वेस्ट, बिना किसी प्रार्थना के हैं। ऐसे सेंसेस में आप किसका यूज करते हैं? एनी का। तो ये कहीं पर नकारात्मक नहीं है,
कहीं पर ये आपका अर्ध नकारात्मक नहीं है। सेमी नेगेटिव में कौन से आ जाते हैं? हार्डली है, बेरली है, रेयरली है, सेल्डम है, लाइक दैट। और कहीं पर ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो एनी का इसका दूर दूर तक वहां पर कोई रिलेशन नहीं है। अब आंसर तो अपने को लेना है, तो बचा कौन सा वहां पर? मेनी है। अब ये आएगा कहां पर? कहने को इसके साथ आने वाला जो नाउन वर्ड है बेटा जी, वो के सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब आपका वहां पर एक वचन होगा, और सिंगुलर के साथ में कैसा है? काउंटेबल होगा। तो ये दोनों पूरी हो रही है। MAN आपका सिंगुलर भी है और का वहां पर कैसा है? काउंटेबल भी है। एक वचन भी है और साथ में आपका गणनीय भी है। दोनों बातें वहां पर होती हैं। अब इसका एक फर्क देखिएगा। कहने को मैनी एक वचन दिया, लेकिन अर्थ ये बहुवचन का देगा। सिंटैक्टिकली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कैसा बेटा जी? आपका एक वचन, लेकिन अर्थ के आधार पर क्या है? बहुवचन। मेनी ए मैन वॉज किल्ड इन द रोड एक्सीडेंट का मतलब यह नहीं हुआ कि दुर्घटना में केवल एक आदमी घायल हुआ, बल्कि यह होगा कि दुर्घटना में कई आदमी घायल हुए और मारे भी गए, एक से ज्यादा का। तो मीनिंग बहुवचन का है और लिखने में पैटर्न कैसा आएगा? आपका एक वचन का आएगा। सवाल कौन सा? इसका चौथा है। अब आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में सब जगह काम में आएगा। अगर इस तरीके से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और यही चीजें 2 बार 3 बार 5 बार आप मेरे मुंह से सुनते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है आपका जिस दिन आपकी ग्रामर की सारी कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह आपके पास में आ जाएंगे, इन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर से। अगले सवाल पे आए आपका वहां पर। यह सवाल देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है बेटा जी। टाइम भी आपको वहां पर देना है। ये आज का अपना क्वेश्चन कौन सा जी? वहां पर आपका नंबर 5 का है। ठीक है, देखिए तभी कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम भी दीजिएगा इन चीजों में। कहीं पर कोई हरीड नेचर आपका होना नहीं चाहिए। पढ़िए जरा, सवाल क्या है? ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कि दिए हुए वाक्य को आप प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में बदलिए। ठीक है, आप पढ़ते ना, रिपोर्टेड स्पीच है, नरेशन है, उसकी बात अपन करेंगे। क्वेश्चन क्या आया? शी सेड, वो लड़की, वो महिला, उसने कहा, व्हाट एन अगली फेस यू हैव, कि आपका चेहरा कितना भद्दा है, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये चीज कही गई। तो पहले क्वेश्चन को परखिएगा। वोट से, वोट के बाद में सीधा कोई ऑक्सिलियरी नहीं है ना। ठीक है, यहां पर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया आपका। ये सेंटेंस वो अपना कैसा बनेगा? एक्सक्लेमेटरी बनेगा, बोधक वाक्य वहां पर बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर के साथ में जो सिंप्लीफिकेशन वाला, जो एक अच्छी रेफरेंस बुक के तहत आपका सवाल का आंसर निकलता है, वो हम निकालते हैं। यहां शी का शी रख दीजिए, और जब विस्मयादि बोधक वाक्य आता है तो सैड या सैड टू, ये किस में परिवर्तित होते हैं बेटा जी? आपका एम्ड में। और जब आप ये एक्सक्लेमेशन बताते हैं तो सामने वाले का चेहरा भद्दा या बेहुदा है, बदसूरत है, तो हमें खुशी तो नहीं हो रही है। सामने वाले का भद्दा है तो हमें दुख भी नहीं हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है आपका। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा अलग करें तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, विद सरप्राइज। और विद सरप्राइज नहीं लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं विद वंडर कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में डालूंगा, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं होता है, मतलब इसे लिखना ही पड़े ऐसा नहीं होगा। फिर जब आप आरवी और आरएस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं बेटा जी? यहां पर ऐड करते हैं, आपका कंबाइन वे में लेते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। तो कनेक्ट आपको क्या चाहिए? वहां पर दैट चाहिए, और दैट किसकी डिमांड करेगा? सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। और सब्जेक्ट मेरे पास में कौन सा है? पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही शी इट और दे ये आपका थर्ड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन आपका चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसका? आरवी का। ही है तो मैं यहां क्या मान लूंगा? मी मान लूंगा। तो यहां यू सब्जेक्ट के रूप में काम आया, तो मी का सब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्ट क्या आएगा? आपका आई आएगा। ठीक, फिर मेरे पास ऑक्सिलरी क्या है? हैव है। तो हैव प्रेजेंट में है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट वाला किस में जाता है? पास्ट में जाता है, और पास्ट में जाएगा तो हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? में हो जाएगा। ठीक है, ये वोट है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हटेगा। वोट आता है या हाउ आता है तो ये हटता है। हटकर या तो आप इसे किस में लेकर जाते हैं? वेरी में लेकर जाते हैं, या बताओ किस में लेकर जाते हैं?
ग्रेट में लेकर जाते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, विशेषण के अकॉर्डिंग। वो बेटा जी कौन सा है? अगली है ना, ठीक है। तो अगली यहां पर जो टर्म आ रहा है, अगली का मतलब है बेहुदा, बदसूरत। तो कैसा होगा बताओ? ग्रेट अगली की वेरी अगली? वेरी अगली। अब आर्टिकल भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, जब आप तो वह है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो बेटा जी उसमें एन आएगा कि ए आएगा? ए आएगा। तो यहां लिखेंगे ए, उसके बाद में टर्म क्या आएगा? वेरी, और फिर उसके बाद में आप यहां लिख देंगे कौन सा? अगली, और फिर यहां पर लिख दीजिए फेस, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। अब आप चेक करो, ये जो इसका आपका ऑप्शन बनना चाहिए था वो कहीं पर हमें देखने को नहीं। इसका मतलब हमारा पेपर सेटर क्या चाहता है कि नियर बाई आपको लेना है एग्जैक्टली जो एप्रोप्रिएट वे में, शूटेबिलिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस का है, प्रेसिडेंस का, वो हमें दिया नहीं गया। तो क्यों ना हम क्या करें, आपका वहां पर सबसे नजदीकी आंसर यहां पर उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिएगा जरा, यहां इस टर्म के अंदर आपके पास आप क्रॉस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं नीचे से चलूं, साइड एक्सक्लेम्ड आना चाहिए ना, साइड नहीं आएगा। ऑप्शन क्या होगा जी? बाहर हो गया। ठीक है। फिर यहां देखिएगा, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा? आफ्टर सीइंग हिज अगली फेस। ठीक है, मतलब उसने उसका चेहरा जो भद्दा है उसको देखने के बाद में क्या किया? एक्सक्लेमेशन वहां पर दिया। तो अब यहां मीनिंग तो ठीक ठाक निकल रहा आपका, लेकिन यहां पर कनेक्टर वगैरह की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो कनेक्टर इसमें नहीं, चलो कनेक्टर भी छोड़िए, आप यहां पर प्रेपोजिटरी एस्पेक्ट से लेकर आते हैं। तो ये जो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मॉड्यूल कर दिया जिसकी आवश्यकता वहां पर नहीं थी। आपने ये भी देखा हो कि शी exclaimed with surprise after seeing his ugly face, उसने केवल एक्सप्रेस किया है या फिर कुछ बोला भी है? इसका मीनिंग तो इतना निकला ना कि उसका भद्दा चेहरा देखने के बाद में उसने अभिव्यक्त किया है क्या? अपना अचरज या फिर अपना अचंबा, ताज्जुब किया, जबकि यहां तो बोला गया है सामने कुछ, इसमें बोलने वाली बात तो नहीं आई, तो मीनिंग तो बिगड़ेगा यहां पर। अब अगली बात, शी exclaimed with wonder at her face, अपने ही चेहरे पर थोड़ी किया अचंबा। अचंबा किस वाले पर किया? सामने वाले पर किया। और दूसरी बात, आपका प्रेजेंट वाला पास्ट में जाना चाहिए, का हेड में आना चाहिए था। इज कहां से? अब करीबी जो आंसर मेरे पास बनेगा वो कौन सा बनेगा? पहला, जो एग्जैक्ट आंसर है ना बेटा जी, वो ये रहा जो इसमें हमें मिला नहीं। तो शी एक्सक्लेम्ड एट हिज अगली फेस, उसने उसके बेहुदे चेहरे की तरफ देखकर विस्मयादिबोधक भाव में ये कहा। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर यही क्वेश्चन आपको वहां पर एक अच्छे लेवल के ऊपर, थोड़ा सा इनहांस्ड लेवल पर दिया जाए तो वहां पर आपको ऑप्शंस में ये देखने को मिले। घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल आए तो आपका सवाल हो सकता है सर छोड़े कि करें? डेफिनेटली आप करो, नियर बाई जाओ। कंफ्यूजन अगर होता तो आपका पहले में और किस में होता? तीसरे में होता। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में हमें ये मिलता ही नहीं, इधर वाला मिलता, तो हमारा डाउट वहां बिल्कुल रहता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझाने वाला कुछ ज्यादा था इसमें, मैंने आपका क्लियर किया है, होप कि आपको आराम से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा जी, निकालिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल वहां पर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आज का अपना 6 का रहेगा। मैंने कहा था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे अपन चलेंगे, कहीं पर अपन भागेंगे नहीं। सवाल पढ़िएगा, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वही आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्वेश्चन क्या है? टू रीटा, हेलो मैडम, हाउ आर यू। उसने रीटा से कहा कि मैडम आप कैसे हैं। तो यहां पहले सवाल को पहचानिएगा। सवाल गौर किया हो, यहां से क्वेश्चन आपकी पहचान में आएगा। कैसा है? असर्टिव है कि इंटेरोगेटिव? साधारण है कि प्रश्नवाचक? डेफिनेटली कैसा है? प्रश्नवाचक है। लेकिन प्रश्नवाचक आप लेते हैं तो वो इसके लिए लेंगे, हाउ आर यू के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हेलो मैडम क्या किया है? अभिवादन किया है। अभिवादन करने को अपन क्या कह सकते हैं? किसी करना, ग्रीट करना, विश करना। तो पेपर सेटर यहां पर ग्रीट को ही तो काम में ले रहा है। अभिवादन किया तो यहां ये फॉर्म में है, से साइड बनता है आपका सेकंड फॉर्म में। तो ग्रीट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ग्रीटेड। ग्रीट के तीनों फॉर्म क्या है? ग्रीट है, ग्रीटेड है, ग्रीटेड है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म अपन लेंगे। तो एक एक चीज पर रखिएगा, टॉल तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखो, ही ग्रीटेड रीटा, ही ग्रीटेड रीटा, ही ग्रीटेड रीटा आ गया। अब अगले को जोड़ने के लिए, दूसरे टुकड़े को जोड़ने के लिए मुझे एंड 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 मिल रहा है तीनों में, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाला प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में सेड टू किस में चेंज होता है? आस्ट में होता है। तो मुझे यहां पर आस्ट, आस्ट, आस्ट ये मिलेगा।
लेकिन अब कनेक्टर की बात आएगी तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो बेटा जी WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहां पर उसी WH वर्ड को आप क्या बना दीजिए, कनेक्टिव बना दीजिए। तो यहां हाउ कनेक्टर बनेगा, यहां से ये चीजें आपके पकड़ में आ जाएंगी। जब हाउ कनेक्टर बनेगा तो बेटा जी यहां इफ और हाउ दोनों तो नहीं रह सकते, ये ऑप्शन आपका क्या होता है, बाहर होता है। अब आपने हाउ को कनेक्टर बनाया है, ये हाउ आपका यहां भी कनेक्टर है, ये हाउ आपका यहां भी कनेक्टर है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आगे का प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहता है, वो वापिस साधारण में आ जाता है, असर्टिव में आ जाता है, डिक्लेरेटिव में आ जाता है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट से शुरू होने वाला रहेगा। तो सब्जेक्ट मेरे पास में यू है, यू वापिस सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके कोड, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन है, रीटा है, रीटा का प्रोनाउन बनाएंगे तो सब्जेक्ट में क्या बनेगा, शी बनेगा। फिर जो इजमार है वो किस में जाना चाहिए, आपका वोज या वर में जाना चाहिए। तो बताओ शी के साथ में क्या लगेगा, वहां पर आपका वोस लगेगा। क्लैरिटी आई आपकी वहां पर। तो इस पैटर्न के अंदर आप चेक करें, अपने पास वोज बाद में आएगा, शी आएगा, तो ये ऑप्शन यहां से हट जाएगा और हमारा सबसे बेहतरीन आंसर ये रहेगा। देखिएगा, ही ग्रीटेड रीटा एंड आस्क्ड हाउ शी वाज। अब आपको ये पता चला कि भले मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाता हूं, 4 करवाता हूं, लेकिन आप गौर करो इन क्वेश्चंस के तहत कितनी चीजें आप देख पाते हो। जैसे ये अभिवादन वाला आया, यहां पर प्रश्नवाचक है तो आपका आस्क्ड आ रहा है, प्रश्नवाचक में कनेक्टर आपका हाउ का वापिस हाउ लग रहा है, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, उसे किस में लेकर आ रहे हो आप, असर्टिव में, साधारण में लेकर आ रहे हो, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ रहा है। तो आपको धीरे धीरे इन सब चीजों में अटैचमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को सहते सहते आप छोटे भाई बहनों को करीबन जैसे 10 से 15 दिन कंटिन्यूअसली आप जुड़ेंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनहांस्ड लेवल लेकर चलते आएंगे। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, मतलब उस चीज को आपको बढ़ाना है, उस चीज में कुछ अच्छा आपको वहां पर करना है। तो आज उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए हुए ये जो 6 के 6 सवाल हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि सवाल अच्छे हैं, ठीक है, ये नहीं कि छपे हुए अच्छे हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया, अच्छे इसलिए कि आपने जिस तरीके से उन्हें समझा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर की होगी। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। तो ये पेपर मैंने वहां पर आपका छांटा था और इसके अंदर से अपन और लेंगे, अगली बार क्वेश्चन इनसे ज्यादा ले लेते। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले इसी वीडियो के क्रम में आपका वहां पर इसके आगे वाले सवाल लेकर, और उनकी संख्या थोड़ी अपन वहां पर बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ में कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूं।